डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशन, या बहुत जगह पे इसे स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन भी कहा जाता है। देखिए, हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ गया है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जब मिलती है तो क्या बनता है? वाटर, जो कि लिक्विड है। ठीक है, ये क्या आपका अनबैलेंस, ये क्या आपका अनबैलेंस है। लेकिन इससे ये पता चलिए कौन सी गैस किस गैस से रिएक्शन करके क्या बनाती है। अब यहाँ पे इस एरो के ऊपर बस लिखा रहता है इलेक्ट्रिसिटी गिवन प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, वो कंडीशन में कंडीशन नहीं सर लिख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अभी बात करें क्या, ये रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन के पहले वाला कहलाएगा रिएक्टेंट, और बाद के क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट और बाद में प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ कंडीशन की रिएक्शन हुई कैसे, इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया गया था हाई वोल्टेज डिफरेंस पे, दो गैसों को मिलाया गया था। लेकिन ये क्या मतलब, ये केमिकल जो इक्वेशन है ये सिर्फ मुझे इतना ही इंफॉर्मेशन दे पा रहा है कि ये रिएक्शन किन कंडीशंस में हुई है और कौन गैस रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड बना रहा है, बस इतना ही बता रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बता पा रहा। तो इसे बैलेंस करना पड़ा। बैलेंस करने के पीछे रीज़न क्या था समझिए, ये भी आपका अनबैलेंस है, या इसे कहा गया स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहा जाएगा इसे? स्केलेटल इक्वेशन। ये अनबैलेंस है, इसे बैलेंसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी किसी वस्तु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं, बस आप इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इतना लोग पढ़े। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। अब बताइए, तो आप लोग इसको जब देखें तो क्या कहेंगे? सर 2 हाइड्रोजन था, ठीक है, 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन सर क्यों? तो आप कहेंगे सर देखिए, जिसे नहीं पता वो क्या कहेगा कि सर ये प्रोसेस में 1 ऑक्सीजन क्या हुआ? जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी। परंतु ये गलत है। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? मास कैन बी चेंज। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल दो ना, आप खत्म नहीं कर सकते। तो सर ये हाइड्रोजन किसमें, ये ऑक्सीजन कहाँ पे चला गया? तो इसे बैलेंस करना पड़ा। तो जब इसे बैलेंस किया गया है तो इसे कैसे लिखा जाता है? देखिए, अब मैं इसे पढ़ता हूँ तो क्या दिखता है? H2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 2 जा, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हुआ क्या? नहीं सर, बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। तो चलिए इसको और ठीक कर देता हूँ। मतलब ये बैलेंस इस तरह से नहीं हो रहा, बैलेंस हमें करना पड़ेगा, देखते हैं करके। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन कितना? 2। अब देखिए, मतलब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना? 2, 2 2 जा 4, 2। यहाँ तो क्लियर है? हाँ या ना? यानी हम लोगों ने निकाल लिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। अब इस डेटा से क्या पता चल रहा है आपको? इस डेटा से पता चल रहा है कि 2 आपके हाइड्रोजन की, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, अगर मैं मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट से बात करता हूँ, मैं किस कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूँ? मॉलिक्यूल। किस कॉन्सेप्ट से? मॉलिक्यूल। तो मैं क्या कहूँगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस react with 1 molecule of oxygen gas and produce 2 molecule of water। हाँ या ना? सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लग गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल पे बात करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा। सर कैसे समझेंगे? एक पानी की बूंद लीजिए, नहीं ड्रॉपर से एक पानी की बूंद गिराते हैं, एक बूंद, इसके अंदर भी मैं देखता हूँ ना तो मुझे क्या मिलता है? 20 करोड़ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब इसमें मुझे एक मॉलिक्यूल बनाना है, पॉसिबल है क्या? एक बूंद के अंदर सर 20 करोड़ है, मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाना पानी का, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इतनी छोटी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी कैलकुलेशन, ठीक है। और ये मुझे एक रेशियो पता है, जिस तरह आपके खाने बनाने की रेसिपी होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो आपसे क्या कहता है कि 1 चम्मच नमक दीजिएगा। अगर 1 चम्मच की जगह पे मैंने 3 चम्मच दे दिया, ज़्यादा नमक हो गया। खाया नहीं जाएगा। कम दे दिया, फीका लगे, पसंद नहीं आएगा। तो हम लोग के उसी तरह से पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इस इक्वेशन से मुझे ये पता चलता है कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट इतना छोटा है कि हम लोग सही से इस पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस जगह पे तो देखिए, कैलकुलेशन सही से बने और सही से हम लोग क्या कर सके, इसे लैब में एक्सपेरिमेंट कर सके, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अलग तरीका बनाया। उन्होंने कहा कि ये सर ये बहुत कम मॉलिक्यूल का है, ये बहुत कम डेटा बन जाता है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया मोल का। कौन सा कॉन्सेप्ट लाया, मोल का। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं गलती, हमसे पूछा जाता है डिफाइन 1 मोल और हम लोग मॉलिक्यूल समझते हैं, क्या कहते हैं, सर मिसप्रिंट था सर, उसको ठीक करके लिख लिया। हाँ, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर। सर नंबर मिलेगा ना, नहीं सर गलत है, मोल लिखा मतलब मोल ही है वो। मोल क्या है, देखिए समझिएगा, मोल इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर लाइक डजन। आप जैसे कहते हैं 1 दर्जन, तो मतलब क्या होता है, 12 हो गया, 12 पीसेस। अगर मैं 10 दर्जन कह दूं तो 12 गुने 10 यानी 120 पीसेस हो गए, हाँ या ना। अब इसमें कोई मारपीट करना आएगा क्या, जस्ट कॉन्सेप्ट है आपका। उसी तरह एक मोल का एक नंबर है, ऐसा ये कैसा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये क्या आपका बहुत बड़ा नंबर है। मोल को जनरली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोल जस्ट अ नंबर, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है। एक मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 10⁻23 पॉजिटिव है सर। ये इतने मॉलिक्यूल, अगर मैंने कह दिया 1 मोल पैसा, 1 मोल रुपया, इतना रुपया, समझ रहे हैं, 1 मोल गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ, ठीक है, 1 मोल केले, इतने सारे केले, ठीक है। ये छोटा है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हाँ, हम लोग कैलकुलेशन इसमें मतलब हम लोग इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। क्लियर, समझिएगा पहले यहाँ तक। अगर मैं आपसे कहता हूँ आधा मोल, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ कर देना है, जैसे इसको 3 क्या हो जाएगा, 3.011 10⁻23, इतने सारे हो जाएंगे। 1/100 मोल पॉसिबल है। मैं इसको इसी को लिख सकते हैं 0.5 मोल, यानी मोल को आप 0.5 लिख सकते हो, 1/2 इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर है कि डाउट है, हाँ या ना। तो मोल मेरा क्या हुआ, जस्ट अ नंबर। अब कहेंगे सर अभी जो आपने थोड़ा पहले इक्वेशन बताया, क्या उसको मैं मॉलिक्यूल हटा के मोल पे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट ने कुछ और पैरामीटर्स देखे। साइंटिस्ट ने क्या किया, और पैरामीटर्स देखे। साइंटिस्ट ने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या कहा साइंटिस्ट ने, अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा आपका 273 केल्विन पे। जब प्रेशर कितना होगा 1 atm, प्रेशर कितना होगा आपका 1 atm, मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यानी Hg। अगर इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है, हाँ या ना। ये आपका प्रेशर है, आपके ऊपर क्या है, आपका ऊपर प्रेशर है। तो साइंटिस्ट ने कहा है कि किसी भी गैस को, साइंटिस्ट ने क्या कहा है, किसी भी गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो। अब उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm का प्रेशर अगर होता है, सुनिएगा, ये कंटेनर लेते हैं, इसी को कहा जाता है दूसरी भाषा में STP। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब ये नहीं होता रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब होता है कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस।
रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या एनटीपी भी कह सकते हैं तो चलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है, डाउट है? देखिए ये आपका बेसिक है, अगर ये बेसिक नहीं होगा स्टोइचियोमेट्री के जो सवाल बनाएंगे सब आपके लिए ब्लैंक रहेगा, समझ ही नहीं आना है आपको। कैसे बोलिए एक बार? फिर बता रहे, ध्यान दीजिएगा। 1 मोल मतलब इतना नंबर होता है, ये तो चलो समझ गए। मेरे अकाउंट में, मैं काश मेरे अकाउंट में इतना मोल पैसा होता, रुपीज़ में भी करो तो एक ही बात हुआ, चलेगा, बहुत हाई अमाउंट, पॉसिबल नहीं है फिलहाल, जब होगा तब होगा। अब बात हो रही है एसटीपी के बारे में। एसटीपी मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी एसटीपी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी का मतलब है 273 केल्विन। एक ही बात हुआ। एक एटीएम बोलिए या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कहिए या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहिए, बात एक ही है। क्लियर है कि डाउट? हाँ या ना? चलिए इसमें समझते हैं। अगर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके ऊपर एक पिस्टन या सिस्टन, दोनों चलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टन ज़्यादा अच्छा लगता है, पिस्टन या सिस्टन जो भी है। ये हम लोग इमेजिन करते हैं मासलेस है, ढक्कन कर कहते हैं, पिस्टन लगा हुआ है ना, वही है। पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, ये पिस्टन आपका रखा हो सकता है, बात समझिएगा। साइंटिस्ट ने देखा कोई भी आप गैस ले लो, मैं बात कर रहा हूँ गैस पे, किसे बात कर रहे हैं? गैस पे। वाटर में अभी अगर कभी भी H2O लिखा जाता है ना तो हम लोग को माइंड में क्या चलना चाहिए? ये वाटर वेपर की बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है ये। क्लियर है? किसकी बात हो रहा है वहाँ पे? वाटर वेपर यानी गैस की बात हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने देखा है कि अगर कभी भी किसी कंटेनर को एसटीपी पे रख दो, किसी भी कंटेनर को अगर एसटीपी पे रख दो, तो इसके अंदर अगर, पिस्टन में हटा रहा हूँ, हाँ समझा पा रहे हैं यहाँ पे पिस्टन है ये। तो उन्होंने क्या देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि अगर कोई भी गैस एसटीपी पे लेते हैं, ठीक, और कितना गैस लेते हैं? 1 मोल एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस। ये हाइड्रोजन की तरह छोटी भी हो सकती है और ऑक्सीजन की तरह बड़ी भी हो सकती है, या क्लोरीन की तरह और भी बड़ी हो सकती है। क्लियर है कि डाउट है? तो साइंटिस्ट ने क्या कहा? साइंटिस्ट ने कहा आप कोई भी गैस ले लो, फर्क नहीं पड़ता, आप हाइड्रोजन जैसा छोटा गैस ले लो, ऑक्सीजन जैसा गैस ले लो, या फिर क्लोरीन जैसा कोई भी गैस ले लो, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा इस कंटेनर के अंदर मैं कितना गैस रखूं? 1 मोल यानी इतना, ठीक है, चाहे छोटा रखो चाहे बड़ा रखो। उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका वॉल्यूम कितना आना है? 22.4 लीटर ही आएगा। साइंटिस्ट का लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या था? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी को थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया है, समझिए जो समझा रहे हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा? देखिए ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर होगा तभी आप सवाल कर पाइएगा। जस्ट समझिए इधर, साइंटिस्ट ने क्या किया, कोई भी गैस 1 मोल ले ली, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कंपाउंड ही क्यों ना हो। उसने क्या, जैसे मान लेता हूँ मैं कंपाउंड लेता हूँ CO2, एक बड़ा है, एक C और 2 ऑक्सीजन मिल के, ये आपका क्या है? CO2 है। ये कौन सा गैस है? CO2। तो उन्होंने क्या हुआ, 1 मोल CO2 ले लिया, चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, गैस हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो। उन्होंने कितना लिया? उसका 1 मोल लिया, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना आया? 22.4 लीटर। क्लियर है? यही है स्टोइचियोमेट्री। अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो इतना आता है, अगर मैं आधा मोल लेता तो वॉल्यूम आधा हो जाता, 11.2 लीटर। बस यही तो स्टोइचियोमेट्री है। क्लियर है कि डाउट? ठीक है, अब इसी को मैं इक्वेशन बनाता हूँ, थोड़ा देर पहले जो लिखा था। देखिए H2 था, O2 था और इधर H2O था। सबसे पहली बात आपका ये बैलेंस होना चाहिए। क्यों बैलेंस? आपको आप जब खाना बनाते हैं तो नहीं पता किस में कितना डालना है, तभी ना पता मुझे क्या पता चलेगा रिएक्शन हो रहा है। ये खाना आपका बनेगा अच्छा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बनेगा। सबकी एक रेसिपी होती है। तो आप कोई भी टोमेटो सॉस ले लीजिए, केचप, आप वो अपने बगल वाले स्टोर से खरीदिए या फिर 1 स्टेट या 2 स्टेट दूर जाके खरीदिए, आपका स्वाद क्या होगा? सेम ही मिलेगा। क्यों? उसकी रेसिपी सेम है, वो लोग उसका pH लेवल सब कुछ मेंटेन करके मार्केट में देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पहले इसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा ये। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये रखा था, बैलेंस हो गया। अब मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट में बात नहीं करेंगे हम लोग, मोल के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस कितना लिया गया है?
2 मोल। ऑक्सीजन कितना लिया होगा? 1 मोल। पानी कितना बनेगा? अब कहेंगे सर ये कैसे सर, 2 और 1 तो 3 होता है, ये तो 2 कह रहा है। बात सुनो, 2 और 1 जोड़ के क्या होता है? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 2 और 1 जोड़ के तो 3 होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2। ये कैसे हो गया? इमेजिन करो, इस तरह समझिएगा। हाइड्रोजन ऐसे है, ऑक्सीजन ऐसे है, वाटर ध्यान से देखो कितने एटम वाला है? 3। तब तो इसके पास 2 एटम का एक मॉलिक्यूल था, इसका 2 एटम का एक मॉलिक्यूल था, इसका कितना था? 3 एटम का। इसलिए आपका 2 मोल है, क्योंकि नंबर बता रहा हूँ। ध्यान से देखो, 2 दूनी कितना? 4 एटम हो जाएगा इसका। इसमें 2 एटम है ना, और ये 2 कितना हो गया? 4 एटम। इसके पास 2, 2 1 3 है ना, ऐसा 2 ठो सेट बना। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम क्या है? 6 है ना, 4 2 6, 3 और 3 6। यानी आपके एटम कहीं भाग के नहीं चल गए, मास उतना ही है आपके पास। अब ये 2 2 करके पेयर में था, ये 3 3 करके। मान लीजिए आपने 2, आपके यहाँ से 2 टीम निकली है कहीं पर, ठीक है, आपके 10 10 के 2 टीम थे, तो आप लोग क्या कहोगे? 2 टीम है। लेकिन मैदान में जाने के बाद लड़ाई हो गई, अब वहाँ पे क्या हो? 5 टीम बन गए। तो 5 टीम में क्या होगा? मेंबर तो उतने ही होंगे। जो आपका क्या 2 2 टीम कितना कितना था? 10 10 20 था। अब वहाँ 5 टीम बन गया तो क्या हो जाएगा? 4 4 करके 5 टीम हो जाएगा। तो आपके मेंबर तो वही हैं। तो समझा पा रहे हो मोल का कॉन्सेप्ट? क्लियर है? यही आपका मोल। अब कहेंगे सर थोड़ा और इसके बारे में। तो साइंटिस्ट ने ये भी देखा 1 मोल की वैल्यू क्या होगी, वजन कितना होगा। तो साइंटिस्ट ने कहा अगर आप हाइड्रोजन गैस लेके जाएंगे, क्या कहा उन्होंने? अगर आप हाइड्रोजन गैस लेके जाएंगे तो उसका एटॉमिक मास, उसका मोलर मास देख लो। क्या करो? उसका हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितने एटम है इसमें? 2। तो क्या होगा? 1 × 2, 2 ग्राम। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का जो आपका क्या होगा? मोलर मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होता है? यानी 1 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो किसके बराबर होता है? मैं कह सकता हूँ इसका मतलब, फिर एक और लिख के दिखाते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। मोलर मास 16 होता है। 16 × 2 कितना हो गया? 32 ग्राम। ये 1 मोल। और एक समझाते हैं, CO2 कार्बन कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? 2 × 16, 12 प्लस 32, यानी क्या हो गया आपका? 44। इसका मतलब 44 ग्राम, मतलब 1 मोल। सर मतलब क्या है? मतलब ये है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल लीजिए, उसके मोलर मास से उसका क्या निकाल लीजिए? वेट निकाल लीजिए। वो 1 मॉलिक्यूल का वेट उसके 1 मोल के वजन के बराबर होगा। क्लियर है? हाँ या ना? ये सब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड, मोल से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही हमें लगते हैं। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन, ये मास गिवन कैसा होता है? जनरली इन ग्राम में दिया रहेगा। किसमें दिया रहेगा? ग्राम में दिया रहेगा। दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4। तीसरा होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड एट एसटीपी बाय 6.022 10⁻23, या इसी को बहुत जगह पे देखिएगा ध्यान से Na यानी एवोगाड्रो नंबर लिखा होता है 6.022 10⁻23। और कहीं कहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए 6 × 10⁻23 भी लिख दिया जाता है। ये आपको दिया रहेगा तभी आप इसे लिखिएगा। ये अगर आपको दिया रह देता है कि हम लोग इसे लेट कर लीजिए, Na की वैल्यू इतनी, तब आप लेट कीजिएगा, वरना इसे लेट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू यही है। अगर इसको कह दिया कि इसको इतना मानो तभी मानना, वरना मत मानना इसे इतना, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद एक और आता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको लगेगा। क्लियर है? अब हम लोग करते हैं इसके डायरेक्टली सवाल करने लग जाएंगे। ठीक है, यहां से आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन दे दिया रहता है, इक्वेशन नहीं लिखा रहता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया और क्या बनाया, अमोनिया। ठीक है, तो पहले देखना है क्या ये बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अब देखिए क्या दिया डेटा, आपसे पूछा गया है 2.8 ग्राम नाइट्रोजन अगर रिएक्शन करें तो बताइए एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बहुत है अपने पास, कमी नहीं है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस, कितना ग्राम ये बनेगा। आपसे क्या पूछा, कितना ग्राम ये बनेगा। अगर मैं इसको स्टोइचियोमेट्रिक के हिसाब से देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका कुछ नहीं, 1 होगा। इसका मतलब देखिए जो दिया है और जो चाहिए सिर्फ उसी में लिखिए, बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल क्या बनाता है आपका, अमोनिया बना रहा है। इन सबको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, मोलर वेट में। तो 2 नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, 14 मोलर मास, हाँ 28, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 28 ग्राम। ठीक है, NH3 अमोनिया का मोलर में, मोलर मास बोले मोलर वेट बोले, बात एक ही है, 14 1 3 14 + 17। तो देखिए 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 17। यहाँ 2 मोल है तो 2 गुने 17 यानी 34 ग्राम। अब हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम क्या, अमोनिया। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, कम, 34/28। तो 2.8 क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा ही करेगा। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 2.8 ग्राम कितना करेगा, उससे ज्यादा, मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसे सॉल्व कर ले, इसमें के लिए 1 इसके लिए 0, तो क्या कट जाएगा, 3.4 ग्राम हो जाएगा अमोनिया प्रोड्यूसेस। तो क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में स्टेटमेंट, 3.4 ग्राम अमोनिया विल प्रोड्यूस। नोट कर लीजिए इसे। डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 131 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मतलब देन फाइंड द अमाउंट ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जिंक ने किससे रिएक्शन किया है, डाइल्यूटेड H2SO4। ठीक है, और रिएक्शन करके उसने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस। तो बचेगा क्या आपका ZnSO4। क्या ये बैलेंस है, 1 जिंक 1 जिंक, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाँ सर बैलेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ कहिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल जिंक है हमारे पास, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल जिंक सल्फेट है और 1 मोल क्या है आपके पास, हाइड्रोजन गैस। अब आपसे क्या कह रहा है कि 131 ग्राम जिंक है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, बताओ कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। देख लीजिए सवाल यही ना है। रिएक्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या कहूंगा, 1 मोल ने 1 मोल से रिएक्शन किया, 1 मोल और 1 मोल बना। ठीक है, आपसे क्या बोला, रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम आपको दिया गया है, 131 ग्राम दिया गया है। बताइए कितना हाइड्रोजन गैस बना, यानी इसका मतलब इसे और इसे ही देखना है। तो क्यों ना मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, इसे भी ग्राम में कन्वर्ट कर लूं। तो 1 मोल जिंक मतलब क्या, आपको साफ साफ बता दिया, 1 मोल कितने के बराबर है, 65.5। जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, वो मोल की वैल्यू हो गई, ये होगी इतना ग्राम। ठीक है,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा 2 × 1 यानी 2, तो मैं इसको ग्राम में लिख दूंगा। 1 मोल कितने के बराबर हो गया 2 ग्राम। देखिए क्या लिख सकते हैं, मैं कह सकता हूं 65.5 ग्राम जिंक प्रोड्यूसेस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, हाँ या ना? देख लीजिए 65.5 ग्राम कितना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 2 ग्राम। 1 ग्राम जिंक कितना प्रोड्यूस कर सकता है कम 131 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 2/65.5 इंटू 130 2 बार में चला जाएगा 2 हो जाए 4। कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस। नोट कर लीजिए। सवाल है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will be required to produce 2.2 gram of carbon dioxide by the action of dilute hydrochloric acid। इसका मतलब क्या है कि कितना हमें CaCO3 चाहिए, इसको किससे रिएक्शन कराना है डाइल्यूट HCl से। HCl एसिड से इसने रिएक्शन किया, कितना हमें क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है, इसके रिएक्शन से क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है? नहीं सर, CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड NH2 ये प्रोड्यूस होता है। क्या ये बैलेंस है? एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्या हो गया आपका 2 हाइड्रोजन। बैलेंस है? नहीं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, हाँ सर बैलेंस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आपको किसके किसके बीच में डील करना है। देखिए हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, ये पूछा है कितना ग्राम मुझे प्रोड्यूस करना है 2.2 ग्राम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब देखो मुझे ये कितना चाहिए जिसे प्रोड्यूस होता है ये, अगर मैं मोल के कॉन्सेप्ट से लिखूं तो मैं क्या कहूंगा 1 मोल मुझे चाहिए 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ या ना? तो इसका 1 मोल की वैल्यू क्या होती है CaCO3 का मोलर मास क्या होगा। कैल्शियम की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? कैल्शियम की वैल्यू कितनी होती है 40। कार्बन का 12 3 इधर 16 40 प्लस 12 प्लस 48 100, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 100 ग्राम। आप उसका पहले मोलर मास निकालिए फिर उसको आप ग्राम में लिख दीजिए। बात एक ही है, एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का मास निकालो मोलर मास ग्राम में लिख दो, उसके 1 मोल का वजन हो गया। CO2 कार्बन 12 2 ऑक्सीजन 16 होता है इसका 12 प्लस 32 44, 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाले ग्राम लिख दिए, यानी 1 मोल CO2 कितने के बराबर होता है 44 ग्राम के बराबर होता है, आया ना? अब देखिए आपसे क्या पूछा है उस तरह लिखेंगे। मैं लिख सकता हूं 2.2 ग्राम CO2 विल प्रोड्यूस, तो ये तो पूछा ही आपसे 44 ग्राम। देखिए 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है कब, जब 100 ग्राम हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ग्राम CO2 विल प्रोड्यूस व्हेन 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट, ठीक है। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगा जब कम रिएक्शन करेगा। बात सुनो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कब, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कब, जब कम लेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है 2.2 ग्राम मुझे क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो 100/44 इंटू 2.2, डेसिमल इधर तो 1 0 इधर 5। क्या आंसर आ गया, ग्राम में निकाले ना। तो हमें कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा
5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, लिखेंगे वी नीड 5 ग्राम CaCO3, लिख लीजिए। और इसी तरह के सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और शायद आपके सेशन का लास्ट वीडियो होगा।